विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। 2023 मार्च की परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त हों ऐसी शुभकामना के साथ मैं आपको एक वाक्य उत्तर जो वैकल्पिक प्रश्न हैं उनकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने एक प्रारूप बनाया हुआ है कि प्रश्न पत्र में जो आपको बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें विभाग ए और विभाग बी से संबंधित प्रकरण कौन से होंगे। ये तो आपको मालूम है कि विभाग ए में प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, यहाँ लिखा हुआ है, और उसी तरह से विभाग बी में प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है और दोनों 10 और 10 20 नंबर के होते हैं। तो देखते हैं पहले देखिए विभाग ए का हमने बनाया है और इसमें प्रकरण तो आप देख पाएंगे इसके अंदर कि अपने जो पेपर होगा, प्रश्न पत्र होगा, उसके अंदर प्रश्न नंबर 1 2 3 4 5 ये प्रश्न संख्या है और ये हमारा अकाउंट में जो हम चैप्टर पढ़ते हैं उसका संख्या है। तो यहाँ पर आपको मैंने लिखा हुआ भाग 1, तो भाग 1 में चैप्टर 1 जो होगा, प्रकरण 1 होगा, उसका प्रश्न संख्या 1 में पूछा जाएगा। उसके बाद प्रकरण 3 में से प्रश्न पूछा जाएगा दूसरे प्रश्न में, और तीसरे प्रश्न में प्रकरण 4 में से पूछा जाएगा, और उसके बाद चौथे प्रश्न में प्रकरण नंबर 6 में से पूछा जाएगा, और पांचवें प्रश्न में प्रकरण नंबर 7 में से पूछा जाएगा। इस तरह से भाग 1 में से आप देख पाएंगे इसके अंदर तो 5 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं इसके अंदर। ये चैप्टर हैं और ये उनके मार्क्स हैं। उसके बाद 5 प्रश्न दूसरे आते हैं, वो भाग 2 में से रहेंगे। जैसे प्रकरण 1 है भाग 2 का, तो वो 6ठे प्रश्न में आएगा। 7वें प्रश्न में आपको मिलेगा प्रकरण 2, 8वें में मिलेगा 5, यानी 8वां और 9वां प्रश्न ये दोनों प्रकरण 5 के रहेंगे। और उसके बाद 10वां प्रश्न जो होगा वो प्रकरण नंबर 6 का होगा। और इस तरह भाग 2 में से आपको ये 5 नंबर के, तो आपको जो है प्रकरण सेक्शन ए के अंदर या विभाग ए के अंदर आपको ये 10 प्रश्न हो गए और ये उसके अपने चैप्टर हो गए, और चैप्टर में भाग 1 और भाग 2 का मिला करके। उसी तरह से बी में समझ लीजिए, तो बी के अंदर देखिए आप, तो 11वां प्रश्न शुरू होता है, तो 11 से शुरू होगा, 11 से 20, तो 11 12 13 14 ये अपना भाग 1 में से रहेगा। जैसे 11वां प्रश्न है तो उसमें अपने भाग 1 का चैप्टर नंबर 3 होगा, और 12वां जो होगा वो चैप्टर नंबर 4 होगा, 13वां प्रश्न होगा चैप्टर 5 से होगा, और 14वां प्रश्न जो होगा चैप्टर नंबर 7 से होगा। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं कि 4 नंबर का जो है अपना ये सेक्शन बी का भाग 1 में से हो गया, और बाकी के 6 प्रश्न जो हुए वो भाग 2 में से हैं। तो ये देखिए 15 16, तो 15वां प्रश्न जो है भाग 2 चैप्टर 1 का है, 16वां दूसरे चैप्टर का है, 17 ये चौथे चैप्टर का है, और यहाँ भी देखिए 18 और 19 ये चैप्टर नंबर 5 से है दोनों, और 20वां प्रश्न जो है वो चैप्टर नंबर 6 से होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आपका ये वैकल्पिक प्रश्न और एक वाक्य का उत्तर 10 और 10 20 नंबर का है, तो आपको इस तरह से पूछा जाएगा। और आपको इसको अच्छी तरह तैयार करेंगे तो आपके काफ़ी कुछ इसके अंदर डाउट भी क्लियर होंगे, साथ साथ आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और ये आपको तैयार करना भी आसान रहेगा। तो इस तरह से अपने असाइनमेंट के रूप में अपने पेपर ले रहे हैं इसके अंदर, और 6 पेपर है, तो 6 पेपर के जैसे मैं विभाग बी सेक्शन बी को मैं आपको इसमें समझाने का प्रयास करता हूं, और आप देखेंगे तो आपको जल्दी से तैयार भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पेपर है, तो ये अपने लिए असाइनमेंट 12th अकाउंट का पेपर नंबर 1 है 2023 के लिए। तो उसमें विभाग बी खाली हम ले रहे हैं अभी, जिसको कि आप आसानी से पढ़ें और समझें और तैयार कर लें। तो देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 1 है, औसत लाभ अर्थात क्या। तो आप इसका उत्तर इस तरह से देंगे, ये 1 नंबर के प्रश्न सभी हैं। तो धंधा के पिछले कुछ वर्षों के लाभ का औसत अर्थात क्या होता है, औसत लाभ, इसकी परिभाषा हो गई। अथवा आप सूत्र लिख दीजिए कि औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे में वर्षों की संख्या है। तो आप इस तरह से दोनों तरह से आंसर दे सकते हैं, चाहे लिख करके चाहे सूत्र द्वारा दे सकते हैं, आपको पूरा मार्क्स मिलता है। और या जैसा लिखा है इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। 12वें प्रश्न में है पुनः मूल्यांकन अर्थात क्या। तो पुनः मूल्यांकन का अर्थात आपको परिभाषा देनी है। तो देखिए हमने बताया यहाँ पर कि संपत्ति और दायित्व के पुनः मूल्यांकन की असर, आपने देखा कि संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन होता है तो कमी या वृद्धि होती है, तो उसकी असर लिखने हेतु जो खाता पेढ़ी की बही में खोला जाता है या तैयार किया जाता है उसे पुनः मूल्यांकन खाता कहते हैं। इसकी परिभाषा हो गई।
उसके बाद है 13वां प्रश्न, ख्याति संबंधी हिसाबी मानक 26 में दिया गया प्रावधान बताइए। तो अब देखिए यहाँ पर ख्याति संबंधी हिसाबी मानक 26, ये ध्यान रखना आपको है कि 26 में दिया गया प्रावधान आपको बताना है। तो इसके प्रावधान में आपको एकदम सरलता से याद कर सकते हैं आप। जैसे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि ख्याति स्वरूप में कोई अवेज यानी उसके बदले में अवेज चुकाया जाए तो ही ख्याति संपत्ति के रूप में पेढ़ी में दर्शाना चाहिए। ये मानक कौन सा कहता है? 26, हिसाबी मानक 26 के अनुसार यदि ख्याति स्वरूप में कोई अवेज चुकाया गया हो ख्याति के संदर्भ में, तो उसको ख्याति को संपत्ति के रूप में दर्शाना चाहिए। और अगर आंतरिक रूप से या मनुष्य यानी आपसी विचारधारा से या आपस में विचार विमर्श करके मनुष्य रूप में, तो अगर इस तरह से ख्याति का मूल्यांकन किया गया है तो उस ख्याति को भई में दर्शाना नहीं चाहिए। तो बस आपको ये मानक 26 में 2 ही बात बताना है, कब दर्शाना है कब नहीं दर्शाना है। तो दर्शाना कब है? जब अवेज के रूप में कुछ चुकाया गया हो, और नहीं कब दर्शाना है? जब आंतरिक ख्याति को आंतरिक रूप से निश्चित किया गया हो या मनुष्य रूप से उसका मूल्यांकन किया हो, तब नहीं दर्शाना है। तो ये 2 चीज़ें आपको बताना उत्तर में आते। अगला आता है वसूली खाता। तो वसूली खाता का अर्थ बताना है। तो आपने पढ़ा होगा कि पेढ़ी के विसर्जन के समय पेढ़ी की संपत्तियां और पेढ़ी के दायित्व, इनका निपटारा होता है। संपत्तियां बेची जाती है, दायित्व का भुगतान किया जाता है, उसे निपटारा कहते हैं। तो इसका निपटारा किया जाता है और उस संबंधी हिसाबी असर देने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे वसूली खाता कहते हैं। तो निपटारा संबंधी, बराबर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 15, प्रतिभूति प्रीमियम अर्थात क्या? अब प्रतिभूति प्रीमियम की परिभाषा देखो, हमने नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर कि जब कंपनी मूल कीमत की अपेक्षा अधिक कीमत पर शेयर प्रकाशित करे तो उसे शेयर प्रीमियम कहा जाता है। 10 रुपये का शेयर है, 15 रुपये में शेयर प्रकाशित करे तो 5 रुपये क्या हुआ? प्रीमियम। तो प्रीमियम कहा जाता है या प्रीमियम से प्रकाशित हुआ कहा जाता है। अब आपको ये बताना है कि कंपनी कानून के अनुसार, अपना 2013 का कंपनी कानून है, तो कंपनी कानून के अनुसार प्रीमियम की रकम प्रतिभूति प्रीमियम से पहचाना जाता है। जो प्रीमियम 5 रुपया बताया मैं आपको जैसे उदाहरण के रूप में, तो वो प्रीमियम की रकम को क्या कहा जाता है? प्रतिभूति प्रीमियम से पहचाना जाता है। तो ये आपका उत्तर हो गया। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में डिबेंचर अर्थात क्या? तो यहाँ आपको बताया गया कि कंपनी आम जनता के पास से एक तो शेयर से पैसा इकट्ठा करती है जो कंपनी की मालिकी की पूंजी बनती है, और दूसरा कंपनी उधार की पूंजी लेती है। तो ये बताया गया है कि कंपनी आम जनता के पास से दीर्घकालीन उधार पूंजी प्राप्ति के सामने जो पैसा लेती है उसके सामने दायित्व स्वीकारने वाला दस्तावेज देती है। यानी कंपनी का उस व्यक्ति के पास या उस आम जनता के प्रति दायित्व है, ऐसा दस्तावेज देती है, उसी को क्या कहा जाता है? डिबेंचर कहा जाता है। तो डिबेंचर की परिभाषा हो गई। नेक्स्ट है 17 नंबर, वित्तीय विश्लेषण अर्थात क्या? तो इसका उत्तर देखिए, वित्तीय पत्रकों में आपको तो ख्याल होगा, वित्तीय पत्रक में लाभांश का पत्रक है, पक्की तर्पण का पत्रक है, रोकड़ प्रवाह पत्रक है, ये सब वित्तीय पत्रक हैं। तो वित्तीय पत्रकों में दी गई माहिती, जो भी उसमें माहिती दी गई है या जो भी उसमें परिणाम दिया गया है, उसका जो अर्थघटन किया जाता है, तो उसी अर्थघटन को क्या कहते हैं? वित्तीय विश्लेषण कहा जाता है। तो आपको 2 ही चीज़ ध्यान रखना है कि वित्तीय पत्रकों में दी गई माहिती या परिणाम का अर्थघटन किया जाता है, जिसे कहते हैं विश्लेषण या वित्तीय विश्लेषण। उसके बाद है नंबर 18, सकल लाभ और शुद्ध लाभ के गुणोत्तर उपज हैं या खर्च आधारित हैं? तो आप देख रहे हैं कि सकल लाभ जो है ये उपज ज़्यादा है तो ही सकल लाभ आएगा, और शुद्ध लाभ भी उपज से संबंधित है, तो दोनों ही उपज से संबंधित है, इसलिए उपज आधारित है, खर्च आधारित नहीं। तो देखिए उत्तर बताया हमने, उपज आधारित गुणोत्तर है। तो इस तरह प्रश्न नंबर 18 हो गया। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 में देखिए, व्यापारी लेना की गणना में देनदारों में से डूबत ऋण अनामत घटाया जाता है या नहीं? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्यापारी लेना क्या है। व्यापारी लेना है देनदार और लेनी हुंडी का टोटल। तो देनदार प्लस लेनी हुंडी बराबर क्या होता है? व्यापारी लेना। तो आपका इसका उत्तर लिखना है कि व्यापारी लेना की गणना में देनदारों में से डूबत ऋण अनामत, ये देखिए, नहीं घटाया जाता है। तो इसका आंसर हो गया। और उसके बाद है 20वां प्रश्न जो रोकड़ प्रवाह पत्रक से संबंधित है। तो प्राप्त डिविडेंड और ब्याज कौन सी प्रवृत्ति में लिखे जाते हैं? तो आपने पढ़ा होगा कि जब
शेयर या डिबेंचर दूसरी कंपनी के खरीदे जाते हैं तो उसको विनियोग कहते हैं। और उस विनियोग में से जो आवक मिलती है, क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, ब्याज मिलता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? विनियोग की प्रवृत्ति। तो इसको आपको उत्तर देना है कि विनियोग की प्रवृत्ति में लिखे जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आज आपको मैंने पेपर 1 का विभाग भी समझाया है और इस तरह से अपने लगभग 6 पेपर के सेक्शन भी पहले पूरा करेंगे तो आपका एक वाक्य जो उत्तर हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आप मैक्सिमम अधिक से अधिक प्रश्न को आप आसानी से कर पाओगे। धन्यवाद।